पल्सेस, मिलेट्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन, यानी वो फूड क्रॉप्स के बारे में जिनमें अनाज के दाने नहीं होते। ठीक है, जैसे कि शुगर केन, अनाज के दानों से तो नहीं बनी होती ना शुगर केन। ठीक है, अब शुगर केन के बारे में कुछ ऑब्वियस चीज़ें जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खांडसरी, यानी ये सारी की सारी चीज़ें बनाने के लिए शुगर केन का यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर उगाया जाता है? यूपी में उगाया जाता है। ठीक है, और बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनमें भी उगाया जाता है, बट आप यूपी याद रखना और इसके साथ कोई भी एक स्टेट फिर एटसेट्रा लिख देना। ठीक है, मेजर यूपी याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ बताऊं मैं आपको कि सबसे ज़्यादा जो गन्ना है पूरी दुनिया के अंदर वो ब्राज़ील में उगाया जाता है, उसके बाद इंडिया में उगाया जाता है, यानी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। ठीक है, गन्ने को उगाने से लेकर काटने तक मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैनुअल लेबर क्या होते हैं? यानी मशीनों से नहीं करी जा सकती, बीज नहीं बोया जा सकता मशीनों से, और कटाई भी नहीं करी जा सकती गन्ने की मशीनों से, तो इसलिए बहुत सारे मैनुअल लेबर चाहिए होते हैं जो बीज बो सके और कटाई कर सके। ठीक है, ग्रो वेयर एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, यानी बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है शुगर केन को। यानी ये कौन सी क्रॉप होगी आपके हिसाब से? ऑब्वियस सी बात है, खारिफ क्रॉप, क्योंकि खारिफ क्रॉप क्या होती है? जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, और आपको पता ही है शुगर केन को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो एक खारिफ क्रॉप है ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इट कैन बी ग्रोन ऑन द वेराइटी ऑफ सॉइल, ये बहुत टाइप की सॉइल में उग सकता है, यानी ये ट्रॉपिकल में भी उग सकता है और सब ट्रॉपिकल भी। अब ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है मैं आपको बता दूं, इंडिया के ऊपर वाला पार्ट है ना, पिक्चर में दिख रहा होगा, इंडिया के ऊपर वाला पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल होता है, और जो इंडिया के नीचे वाला पार्ट होता है वो ट्रॉपिकल होता है। तो आपको पता है इंडिया में अलग अलग टाइप की सॉइल होती है, तो ये सब टाइप पे की सॉइल पे उग सकता है, तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में उग सकता है। ओके, दूसरी बात है कि शुगर केन को उगाने के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मतलब गर्म क्लाइमेट चाहिए, और जो टेम्परेचर हो वो 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक हो। ओके, ये था शुगर केन के बारे में। आई होप समझ आ गए हो। खुद ही से 5 पॉइंट बना के आप एग्जाम में लिख सकते हो, 3-4 पॉइंट तो आपको याद ही रहेंगे कि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, मैनुअल लेबर चाहिए होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतने बड़े गन्ने को बोने और कटाई करने के लिए मशीन से करोगे, मशीन तो पूरा काट देगा, तो इसलिए मैनुअल लेबर चाहिए होते हैं। ठीक है, ये हर टाइप की सॉइल में उग सकता है, यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्रॉप है, और ये बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए खारिफ क्रॉप है, और गुड़ वगैरह बनाया जाता है इससे, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूपी, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑयल सीड क्रॉप्स। अब ये ऑयल सीड क्रॉप क्या होती है? ऑयल सीड क्रॉप आर दोस फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल, नॉट सॉइल, ऑयल। ठीक है, इसे ऑयल कर लेना कि ऑयल सीड क्रॉप वो होती है जिसके अंदर से हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल को निकालते हैं, जैसे आपने सनफ्लावर ऑयल सुना होगा, ठीक है, आपने कोकोनट ऑयल सुना होगा, आपने मूंगफली के तेल के बारे में सुना होगा, ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी कि मेरे गहरे सुनहरे बालों का राज है सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, आज यूज़ करें। ठीक है, तो आपको देखो यही वाला पॉइंट है कि सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप एंड कॉस्मेटिक, यानी सोप और कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी बहुत यूज़ किया जाता है ऑयल सीड्स को। ठीक है, एंड डिफरेंट ऑयल सीड आर ग्रोन अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप ऑफ इंडिया, यानी जितनी टोटल क्रॉप उगती है ना इंडिया के अंदर उसका 12% तो सिर्फ डिफरेंट ऑयल सीड्स क्रॉप ही हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट पता है ना, मूंगफली को कहते हैं, वो तेल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और नॉर्मली खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसलिए इन ऑयल सीड्स क्रॉप में से सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट ही उगाया जाता है। मस्टर्ड, ठीक है, कोकोनट, कॉटन सीड, लाइन सीड, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन एटसेट्रा। ठीक है, एंड अगर हम ग्राउंड नट्स के बारे में बात करें तो एक खारिफ क्रॉप है, यानी रेनी सीजन उसे ज़्यादा चाहिए उगने के लिए। गुजरात जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया का 2016 में, यानी 2016 में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट गुजरात में उगाए जाते थे, एंड 2016 के अंदर ही जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था पूरे वर्ल्ड में ग्राउंडनट्स का वो भी इंडिया था। फर्स्ट पे कौन था? चाइना। हर चीज़ में नंबर 1 है, दिक्कत करने में भी। चलो नेक्स्ट है लाइन सीड एंड मस्टर्ड। ठीक है, ये एक रबी क्रॉप है, यानी विंटर सीजन चाहिए होता है इसको उगने के लिए। तिल, ये तिल है, ठीक है, उसको वो खारिफ क्रॉप है नॉर्थ के अंदर, रबी क्रॉप है साउथ के अंदर। ठीक है, वैसे आता नहीं है बट यार बताना मेरा फ़र्ज़ है, बोर्ड है तो समझ रहे हो ना आप। और बाकी कस्टर्ड की बात करें तो वो बोथ है रबी एंड खारिफ, यानी दोनों ऑलमोस्ट ये दोनों सेम ही है। अब बात करते हैं टी के बारे में। ठीक है, चाय हमारे इंडिया की दिलों की धड़कन है, ठीक है, तो टी की बात करते हैं। एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, यानी बहुत बड़े एरिया में उगाई जाती है एक साथ। ओके, एंड टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब क्या है? टी को उगाने के लिए बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप
इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। सबसे पहले ये जो बेवरेज थे, ये मतलब बेवरेज है, बेवरेज का मतलब जिसको हम पीते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है ये, जो कि ब्रिटिशर इंडिया के अंदर लेकर आए थे। ठीक है, जो इंडिया टी प्लांट ग्रोन वेल इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी वही है दोनों ही बात कि ये जो टी है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट में उग सकती है। ठीक है, एंड ग्रो वेल इन द डीप एंड द फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल, यानी उस पर उगाई जाती है, उस पर अच्छी उगती है। ठीक है, जो फर्टाइल सॉइल हो, ठीक है, और अच्छे से ड्रेन करी हुई हो, पानी दिया गया हो। ठीक है, और ये उस एरिया में भी अच्छी उगती है जहाँ पर रिच इन ह्यूमस हो। ठीक है, वो मिट्टी जिसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी हो। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर डाले हुए हो, मैन्योर वगैरह का यूज़ किया गया हो, उसमें जो टी की क्रॉप है वो बहुत अच्छी उगाई जाती है। ठीक है, टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड द मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, यानी थोड़ा गर्म क्लाइमेट होना चाहिए और मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री। फ्रॉस्ट फ्री पता है ना, तो वो एक आप देखते हो सुबह उठ के परत सी जम जाती है, बर्फ़ सी, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है इसको। ओके, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, असम है, हिल ऑफ दार्जिलिंग है। ठीक है, एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तमिलनाडु एटसेट्रा है। आपको क्या याद रखना है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये बात आपको पता ही है। ओके, एंड 2016 में फिर से हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चाय को। ठीक है, टी क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाता है। तो समझ आ गया टी के बारे में। प्लांटेशन आपको पता ही है, और प्लांटेशन है तो बहुत ज़्यादा लेबर भी चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश लेकर आए थे, इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल दोनों एरिया में उगती है। डीप फर्टाइल ड्रेन सॉइल चाहिए, रिच इन ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में अच्छे से उगती है ये। ठीक है, और इसको फॉस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब मॉइस्ट और फॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, मतलब ज़्यादा भी ठंड ना हो। ठीक है, और वार्म भी क्लाइमेट हो, ये ऐसा क्लाइमेट चाहिए उसको। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी तो आपको पता ही है कि इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन फॉर द वर्ल्ड फॉर इट्स क्वालिटी। इन जो इंडियन कॉफ़ी है वो जानी जाती है उसकी क्वालिटी के लिए। ठीक है, सबसे अरेबिका वैरायटी इनिशियली बॉट फ्रॉम द यमन, यानी जो अरेबिका वैरायटी है इंडिया के अंदर कॉफ़ी की, वो यमन से लोग लेकर आए थे। ठीक है, इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुडान हिल्स। सबसे पहले ना ये उगाई जाती थी, कल्टीवेट करी जाती थी, कहाँ पर, बाबा बुडान हिल्स में। ठीक है, कर्नाटका के अंदर ही है ये भी। एंड मतलब बाबा बुडान हिल सबसे ज़्यादा पता ही है, वही वहाँ पर ही कल्टीवेट होती थी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पहले। ठीक है, बात करेंगे कि आज सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन जो होता है वही नीलगिरी में होता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। मतलब सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो कहाँ पर उगाई जाती है, कर्नाटका में उगाई जाती है। साथ में केरल और तमिलनाडु में भी उगाई जाती है, पर जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का वो कर्नाटका ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, नाम ही थोड़ा हॉट सा है। अभी हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, देखो, एक पर्टिकुलर प्लेस पे फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाना, यही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब जो इंडिया है प्रोड्यूसर ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स का। अब इसका मतलब क्या होता है, जिस फ्रूट्स को ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है वो तो इंडिया में उगते ही उगते हैं, साथ में जिनको मॉडरेट और टेम्परेट टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, वो भी इंडिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंडियाज़ प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। पूरे दुनिया की वेजिटेबल की बात करें ना, उसमें से 13% सिर्फ इंडिया उगाता है। मेजर क्रॉप कौन कौन सी उगती है इंडिया में, पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सारी की सारी उगती है। अब कुछ हमारी फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जैसे महाराष्ट्र के मैंगो, कोल्हापुरी आम सुना होगा आपने। ठीक है, नागपुरी संतरे सुना होगा, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, केरल के बनाना। ठीक है, और साथ में लीची और गुआवा, यूपी के अमरूद गुआवा को कहते हैं। ठीक है, एंड पाइनएप्पल मेघालय के बहुत ज़्यादा मशहूर है, और जो कश्मीरी सेब है, जम्मू कश्मीर के सेब है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स की, यानी वो क्रॉप जो उगाई जाती है बट खाने के लिए नहीं उगाई जाती, जैसे कि रबड़। ठीक है, रबड़ का तो आपने एक यूज़ सुना होगा, इरेज़र रब करने के लिए जो यूज़ करी जाती है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी रबड़ का यूज़ करा जाता है। अगर आप अपने घर में भी चारों तरफ आके घुमा के देखो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी मिलेगी जो रबड़ से बनी हुई है। ठीक है, तो रबड़ की बात करें तो रबड़ एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। अभी इक्वेटोरियल क्रॉप क्या होती है, मैं आपको बता दूँ, पूरे अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच में से एक इमेजिनरी लाइन जाती है 0 डिग्री में से, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के पास जो क्रॉप उगाई जाती है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल क्रॉप। तो यानी रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। बट मैं आपको बता दूं, जो रबर है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाई जा सकती है। मतलब हाँ, सबसे अच्छी क्वालिटी की बढ़िया जो रबर है वो इक्वेटर के पास उगती है, बट इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाया जा सकता है। ठीक है, रबर जो है वो एक मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है उसको।
उगने के लिए। और साथ में सबसे ज़्यादा अभी तक जो हमने पढ़ी है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है रबड़ को, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है रबड़ को, ठीक है। टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, उससे ऊपर चाहिए होता है। साथ में ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, ठीक है, इंडस्ट्रियल के लिए। आपको पता है ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा, टायर बनाने की इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ बनाने के लिए रबड़ का यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है केरला। अब केरला क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने सुना होगा पिछले साल ही केरल के अंदर बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी, यानी बहुत ज़्यादा बारिश के कारण प्रॉब्लम हो गई थी और बाढ़ भी आ गई थी। तो सबसे ज़्यादा पानी केरला के अंदर मिल जाता है इरीगेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए रबड़ जो है सबसे ज़्यादा केरला के अंदर प्रोड्यूस करी जाती है, बनाई जाती है, उगाई जाती है, माफ़ी चाहूँगा, उगाई जाती है, ठीक है। बट ऑल्सो ग्रोन इन कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, कोरा हिल्स ऑफ मेघालय। बाकी जगहों पर भी उगाई जाती है बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर केरला है, ठीक है। कर्नाटका वगैरह, तमिलनाडु और उसमें भी उगती है। अब हम बात करेंगे फाइबर क्रॉप्स की। अब ये फाइबर क्रॉप्स क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक नॉन फूड क्रॉप है, इसको खाने के लिए यूज़ नहीं करते, बट इनका यूज़ करा जाता है, मतलब धागे वाली फाइबर की जो क्रॉप होती है उसमें। जैसे कॉटन का यूज़ करते हो ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़े धागे होते हैं कॉटन के, उससे कपड़े बनते हैं। बाकी जूट पता है ना आपको, रस्सी जिससे बनती है, गोल्डन कलर का होता है, ये गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सोने का नहीं बना होता बट गोल्डन फाइबर कहा जाता है उसको, गोल्डन कलर का होता है, एक हैम्प भी होता है, ठीक है। इसके बारे में बुक के अंदर नहीं दे रखा, तो कोई से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बात करते हैं नेचुरल सिल्क की। नेचुरल सिल्क भी एक फ़ाइबर है। आपको पता है ना कि सिल्क की साड़ी सुना होगा आपने, सिल्क की शॉल सुना होगा। एक्चुअल में इसका प्रोडक्शन नहीं होता, सिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता। जो सिल्क है ना वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है। तो रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरीकल्चर। जब सिल्क वॉर्म को रेयर करा जाता है सिल्क के लिए, तो इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट को ग्रो किया जाता है, तो उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और सिल्क वॉर्म को जब रेयर किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, इसको सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉटन की, जूट की और हेम्प की, ठीक है। पहले कॉटन और जूट की बात करते हैं, ठीक है। ओके यार, उससे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, बाकी बच्चे तक पहुंचाओ, ठीक है। मैं चाहता हूं 10th में इस बार ऐसा रिजल्ट आए कि स्कूल वाले परेशान हो जाए कि क्या पढ़ लिया इन्होंने। तो सबके पास ये वीडियो जानी चाहिए। साथ ही में यार मेरे नीचे न्यू चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उसको भी शेयर वगैरह करना, ठीक है। अभी तक कुछ वीडियो डाली नहीं है क्योंकि मैं आपके नोट्स वगैरह में भी बिजी रहता हूँ। और साथ में यार मेरे लैपटॉप का जैक ख़राब हो गया है, तो आपको जो दिख रहा है ना, मैं ऑडियो अलग और वीडियो अलग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर दोनों को कंबाइन करके अपलोड कर रहा हूँ, तो इसलिए टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है। एंड मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी दे रखा है, तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो यार, क्योंकि आपको पता है चैनल मोनेटाइज नहीं है और मैं किसी यूट्यूबर की हेल्प मांगना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करूँगा। तो वो इंस्टाग्राम पे मेरे कम फॉलोवर देखे रिप्लाई नहीं करते, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो वगैरह कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहो तो मेरे पेटीएम का नंबर नीचे दे रखा है, आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को कभी हेल्प मांगनी पड़ेगी पेटीएम से, बट यार अब थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है इसलिए। तो अब बात करते हैं कॉटन की, ठीक है। तो कॉटन क्या है? मेन रॉ मटेरियल है फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको पता है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहाँ कॉटन के कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें मेन जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? कॉटन है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन, चाइना के बाद। सबसे ज़्यादा कॉटन जो उगता है वो चाइना में उगता है, उसके बाद इंडिया में उगता है, ठीक है। ग्रो वेल ऑन ब्लैक सॉइल। आपको पता है कि मैंने, देखो धोखा मत देना, ये बात आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा आइडियल होती है कॉटन उगाने के लिए, ठीक है। पता ही होना चाहिए आपको, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था, ठीक है। और ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है हमको? डेक्कन प्लेटो में, यानी डेक्कन प्लेटो में कॉटन सबसे अच्छा उगाया जाता है और सबसे बढ़िया उगाया जाता है। देखो बाकी एरिया में भी आप उगा सकते हो, पंजाब में भी उगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को किसी बच्चे ने बोला था सर मैं पंजाब गया था और मैंने देखा था पंजाब में कॉटन उग रहा है, बिल्कुल उग रहा है, ठीक है। बट जो बढ़िया क्वालिटी का, जो अगर हम बात करें, देखो ग्रो वेल लिखना है, यानी बढ़िया क्वालिटी का जो कॉटन उगता है वो आपका डेक्कन प्लेटो में उगता है, ठीक है। इसको उगाने के लिए आपको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए और लो रेनफॉल चाहिए। आपको पता ही है प्लेटो वाले एरिया में वैसे ही पानी कम होता है, तो लो रेनफॉल से भी हम कॉटन को उगा सकते हैं। इट इज़ एन खारिफ क्रॉप। बारिश बेशक कम हो उसमें ये उग जाएगा, बट ये खारिफ क्रॉप है बारिश के सीज़न में, क्योंकि आपको पता है डेक्कन प्लेटो में तो वैसे ही बारिश बहुत कम आती है, तो इसलिए ये खारिफ क्रॉप है, ओके। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन है महाराष्ट्र,
ठीक है। अब महाराष्ट्र और भी किसी स्टेट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और भी किसी क्रॉप का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, याद है ना आपको? माइकल जैक्सन ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? महाराष्ट्र में। वैसे ही कॉटन का भी याद रखना, कॉटन भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाया जाता है, और महाराष्ट्र कहाँ है? डेक्कन प्लेटो में आता है। ठीक है। बात करेंगे हम जूट की। अब जूट क्या है? रस्सी बनाई जाती है ना जिससे, वही जूट। ठीक है। और एक खाट होती है, खाट आपने सुना होगा, चारपाई कहते हैं जिसको। पुराने ज़माने जो गांव वाली चारपाई होती है वो, यहाँ पर तो नकली होती है, वो फाइबर दूसरे नायलॉन वगैरह से बनाई जाती है। ओके। ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि गोल्डन कलर की है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिख लो, डायरेक्ट आएगा। ठीक है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, साथ में वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल ऑफ द फ्लड प्लेन, यानी वो एरिया, ठीक है, जहाँ पर अच्छी सी फर्टाइल सॉइल हो और हाई टेम्परेचर हो, वहाँ पर उगता है। फ्लड प्लेन्स का एरिया वेयर द सॉइल रिन्यू एवरी ईयर, इसका मतलब है कि जहाँ पर आपको पता है जिस एरिया में फ्लड आती है ना, वहाँ पर सॉइल बार बार चेंज होती रहती है। फ्लड आई, पानी गिरा, सॉइल को बहा के ले गई, फिर दूसरी सॉइल, तो ऐसे करके फ्लड प्लेन्स वाले एरिया में जूट बहुत अच्छी उगती है। ठीक है। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होगी क्योंकि फ्लड आएगी तो, और साथ में हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है जूट का वो वेस्ट बंगाल है। देखो आपको पता ही होगा इस साल बहुत बुरी प्रॉब्लम आई है वेस्ट बंगाल के अंदर, पानी की वजह से, बारिश की वजह से। ठीक है। तो इसलिए सबसे जो ज़्यादा जूट उगाया जाता है वो वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला फ्लड प्लेन्स, यानी पानी से ही समझो आप, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। फ्लड प्लेन्स के एरिया में उगाई जाती है। और आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के पास में पड़ता है, तो इसलिए यूज़ टू मेक यार्न मैट, वो मैट बनाने के लिए, खाट बनाने के लिए, चारपाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बट इस जूट की पता है एक दिक्कत क्या है, कि वो हाई कॉस्ट का है। किस लिए? आपने सुना होगा कि जूट बैग भी होते हैं और फिर भी हम पॉलीथीन वगैरह का यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा महंगा है। ठीक है। ओके यार, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा